उद्योगों से जुड़े हुए साथियों और यूनियन के साथियों, मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं कि क्या जो हमारे ये 4 लेबर कोड्स हैं ये फिर से डिले होने वाले हैं या टाइम से इंप्लीमेंट होंगे, क्योंकि अभी तक बात चल रही है कि 1 अक्टूबर 2021 से ये लागू हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फिर डिले हो सकते हैं। तो आइए आज उसी बात को समझने के लिए आपके साथ बात करते हैं और आपसे निवेदन भी करते हैं कि आप हमें इस वीडियो को देखने के बाद लिखिए कि आप क्या महसूस करते हैं। तो मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ इस जर्नी में साथ साथ चलता हूं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे चारों कोड हैं उनकी। पहला कोड है द कोड ऑन वेजेस 2019। सेकंड कोड है द इंडस्ट्री रिलेशंस कोड 2020। थर्ड है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 और नंबर 4 है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इनके बहुत पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको नोटिफाई कर चुकी है और इनके सेंट्रल के रूल्स भी नोटिफाई हो चुके हैं। केवल इंतजार है स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स का और इनके इम्प्लीमेंटेशन का। तो किसमें क्या है यह बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः आपको रिफ्रेश करने के लिए इनकी बात करते हैं। द कोड ऑन वेजेज में द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 और द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। नंबर 4 द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इन चारों एक्ट को अमलगमेट करके उनकी मुख्य क्लॉजों को यहाँ लिया गया है और उनको और बेहतर बनाने के लिए कोशिश की गई है। नंबर 2 है हमारा द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, जिसमें मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और तीसरा है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, जिसको लोग स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट भी कहते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल इसमें 3 एक्ट देख करके आप यह मत सोचिए कि छोटा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। ट्रेड यूनियंस का दायरा, उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग और उनका रिकॉग्निशन सिस्टम, इस सब में काफी कुछ बदलाव किया गया है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट में भी, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 में भी काफी कुछ बदलाव किया गया है। इसी के तहत फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जनरेट हुई है, पहले वो लिमिटेड थी, अब वो बहुत लॉ बना करके उसको अनलिमिटेड बनाने की बात की गई है। इसी में री स्किलिंग की बात की गई है। यदि आपको यहाँ कोई जॉब खत्म होता है तो उसको री स्किल कैसे किया जाए। और इन्हीं एक्ट में लेबर कोर्ट, नेशनल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में क्या क्या चेंजेज आए हैं वह मेरा अलग वीडियो है, उसमें देख सकते हैं। लेकिन इन सब में इन सब की बात की गई है। तो यह एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट इसको बहुत सावधानी के साथ बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो काफी कुछ इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर स्टेट पर आएगा। इसलिए प्रत्येक राज्य सरकार यह सोच रही है कि मेरे राज्य में कम से कम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो और मेरे यहाँ कंजीनियल एनवायरनमेंट बने, ताकि हम उन अच्छी एक औद्योगिक क्रांति अपने स्टेट में ला सकें। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें बड़ी सावधानी के साथ प्रत्येक राज्य की सरकारें अपने यहाँ उनको ठीक से इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अपने लेबर डिपार्टमेंट को और उनके सहयोगी डिपार्टमेंट को इसमें जोड़कर इनको ठीक से तैयार करने के लिए बार बार समय मांगती हैं। और इसमें मेन रीजन भी स्टेट्स के रूल्स का ना आना ही है। अब हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा कोड है, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड
2020। इसमें बहुत सारे एक्ट हैं। नंबर 1 है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, द माइंस एक्ट 1952, the Working Journalist and Other Newspapers Employees Act 1955, the Working Journalist Fixation Rate of Wages Act 1958, the Motor Transport Workers Act 1961, बीड़ी and cigar workers Conditions of Employment Act 1966। इस तरह इसमें टोटल 13 को लिया गया है। 8वां है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट। नंबर 9 पर है द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट 1976। 10 पर है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट। 11वां है द सिनेमा वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट 1981। 12वां है द डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986। और 13 है द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। कुछ लोग इसको BOCWB कहते हैं, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में बहुत काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम है, तो यह एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस एक्ट की वजह से हर राज्य की सरकारों के बाद बहुत पैसा भी इकट्ठा हो गया है, क्योंकि जब सेस से जो पैसा आता है तो वह बहुत आता है, और उसको कैसे ठीक से निपटारा किया जाए और जो एक्चुअल उसका अर्नर रहा था उसको उसका कैसे बेनिफिट दिया जाए। इसमें क्या है कि जब पैसा आता है तब एम्प्लॉयमेंट में कोई और होता है, और जब बेनिफिट दिया जाता है तो एम्प्लॉयमेंट में कोई और होता है। यह इसका एक बड़ा चैलेंज है। इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए राज्य सरकारें बार बार कोशिश करती हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि इस एक्ट में हर राज्य सरकार के पास एनॉर्मस अमाउंट है, बहुत पैसा इकट्ठा हो गया है। इसीलिए इन कानूनों को, इन एक्टों को, इन लेबर संहिताओं को, इन लेबर कोड्स को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो इनका उतना बेनिफिट नहीं होगा जितने के लिए ये सब काम वर्तमान सरकार ने करने की कोशिश की है। आइए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। आज वर्तमान में जो एम्प्लॉयमेंट में लोग हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी बहुत कम होती जा रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट में परमानेंट जॉब्स कम होते जा रहे हैं। नंबर 2, आदमी खुद भी जॉब छोड़ देता है। नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी तेजी से पैदा होती हैं, न्यू स्टार्टअप्स बहुत आते हैं और फिर चले जाते हैं। नंबर जो 5 है वो है जितने भी पुराने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अब ऑटोमाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन की वजह से काम को बहुत छोटा करते जा रहे हैं। नंबर नेक्स्ट है जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बढ़ गया है। जब ये कोड इंप्लीमेंट होंगे तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को एक नई पावर मिल जाएगी। नंबर 8 जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वह यह है कि अब एम्प्लॉयमेंट परमानेंट स्ट्रक्चर का कम होता जा रहा है, या तो गिग वर्कर्स का, या टेम्परेरी नेचर का, या एडहॉक बेस का बढ़ता जा रहा है। नंबर 9 है कि जो स्किल सेट है वो बहुत तेजी से रिलेवेंट हो रही है। जो स्किल आज आपको अच्छी लग सकती है, हो सकता है कि 2 साल बाद वो खत्म हो जाए। तो जो हमने पीछे के एक्ट में बात की कि रीस्किलिंग की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत जॉब चले जाते हैं। तो इसलिए इन तीनों एक्ट में जो इसके अंदर आए हैं उनका यदि ठीक से ध्यान नहीं रखा गया तो उनका भी जो उसका अर्नर रहा है, जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए समझते हैं इसमें कौन कौन से एक्ट हैं। सबसे पहले इसमें द एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट, जिसको वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 भी कहते हैं। नंबर 2 है द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, शॉर्ट में लोग इसे ESIC कहते हैं। नंबर 3 है इसमें द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, जिसको लोग शॉर्ट में PF एक्ट कहते हैं। नंबर 4 है इसमें द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन एक्ट, जिसमें हम जब कहीं भी रिक्रूटमेंट करते हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट के
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उनको नोटिफाई करना जरूरी होता है, तो वह भी इसका हिस्सा है। नंबर 5 है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, क्योंकि अब हमारा लिंग का अनुपात लगभग बराबर होने की कगार पर आता जा रहा है, बड़ी तेजी से हम बढ़ रहे हैं। मेल और फीमेल एम्प्लॉयमेंट का नंबर बराबर होने की संभावना अगले 10 सालों में बहुत ज्यादा है। उसके बहुत सारे अलग रीजन हैं, उन पर कभी अलग बात करेंगे। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक बड़ा बेनिफिट है और अभी इसके तहत लोगों को बेनिफिट मिलना अब लोगों की समझ में आ गया, लोग लेने लगे इसका बेनिफिट। नंबर 6 पर है द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। यह जब आदमी सेवानिवृत्त होता है या जॉब छोड़ता है तो जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है, जो उसके खाते में कुछ लोग उसे सीटीसी का हिस्सा बनाकर, कुछ लोग अपनी तरफ से जो जमा करते हैं, जब वह जाता है तो उसको मिलता है। तो यह एक ओल्ड एज के लिए काफी अच्छी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट मिलती है, तो यह भी है। नंबर 7 पर है द सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट। जो सिनेमा में रहते हैं, जो झाड़ी पर काम करते हैं, कभी शूटिंग होती है नहीं होती है, कभी सिनेमा हॉल में कुछ काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा उसका दायरा है, वो लोग हैं, तो वो भी इसके हिस्से में आते हैं। नंबर 8 पर है द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वेलफेयर सेस एक्ट। जो सेस इकट्ठा होता है वो यहां से होता है, तो ये भी इसका हिस्सा है। और नंबर अब है ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। तो ये 9 के 9 इनका हिस्सा बनाए गए हैं, जिससे सोशल सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती जा रही है। अभी भारत में हो क्या रहा है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं उनकी सिक्योरिटी घटती जा रही है। यदि इस कोड का, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ठीक से पालन नहीं हुआ तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बम काम करता है, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है, तो ओल्ड लोगों की, पुराने लोगों की रेस्पेक्ट और पुराने लोगों की केयर करना अब इस एक्ट की जिम्मेवारी होती जा रही है, क्योंकि बच्चे अब अपने काम में बिजी होते जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। आइए इनकी अगली जर्नी करते हैं कि इन सब का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो नए कोड बने हैं। अब जो इन चारों, ये जो टोटल 29 एक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, इन सब में यदि हम देखें तो जो बेनिफिट्स है वो क्या होने वाले हैं। नंबर 1 इजी कंप्लायंस है। एम्प्लॉयर्स को इसकी कंप्लायंस बहुत इजी होगी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स है एंड रिडक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, रिजल्टिंग टू रिड्यूस्ड कंप्लायंस कॉस्ट। कंप्लायंस बहुत कम हो जाएगी, मैक्सिमम ऑनलाइन होगी और वैसे भी कम होगी, एक रिटर्न से बहुत सारे काम चलेंगे। एक तो इसका यह बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट है। नंबर 2 है रिमूवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। इसमें सिंगल रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है। एक बार रजिस्ट्रेशन आएगा तो आपको मल्टीपल लेबर रजिस्ट्रेशंस में अलग अलग जगह आपको रजिस्ट्रेशन लेने की, उनकी कंप्लायंस करने की, उनकी एनुअल रिटर्न भरने की, या बार बार उनके इंस्पेक्शन की जरूरत खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसमें इंस्पेक्टर को कम पावर दी गई है और फैसिलिटेटर्स को ज्यादा पावर दी गई है। इंस्पेक्टर वर्सेस फैसिलिटेटर्स भी एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। नंबर 3 है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। अभी तक ये था कि मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, मैं किस तरह के लोग लूं, किस तरह के लोग नहीं लूं। तो पहली बार फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को, जो सीजनल इंडस्ट्री है, जो इंटरमिटेंट काम करती है, जो 1-2 साल के लिए जॉब आते हैं, उन सब में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। यह है एबिलिटी टू हायर वर्कर्स फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन विच विल एनकरेज कंपनीज टू हायर इंडिविजुअल्स डायरेक्टली रादर देन थ्रू कॉन्ट्रैक्टर एजेंसीज। तो जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स है आज कहा जाता है, उसको कम करने की बात की जा रही है। इसका बेनिफिट कितना एम्प्लॉयर्स लेंगे, कितना एम्प्लॉय को मिलेगा, यह भविष्य के गर्त में छुपा हुआ प्रश्न है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक्ट बनाने वाले हैं उनकी भावना क्या है और जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनकी भावना क्या है, उन दोनों में कभी बहुत बड़ा गैप नजर आने लगता है। तो यह एक मेजर, आज हम बेनिफिट देख रहे हैं, कल कितना बेनिफिट होगा इसके बारे में समय ही बता पाएगा। अब डिले क्यों हो रहा है? ये तो बहुत पहले, ये तो 19 में आए थे, तो 20 में लागू हो जाने चाहिए। आज हम लास्ट क्वार्टर ऑफ 21 को हम टच करने वाले हैं, 2021 को हम टच कर रहे हैं।
लेकिन अभी भी इनकी संभावना पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि 1 अक्टूबर से होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए कुछ डिले के कारण हैं। नंबर 1 कारण है, दोनों पक्षों में से ना एम्प्लॉयर ना एम्प्लॉय दोनों ही इसका फास्टर इंप्लीमेंटेशन नहीं चाहते, क्योंकि दोनों के ही जो अपने बेनिफिट है वो तो लेना चाहते हैं और जो उनका नुकसान है उसको नहीं करना चाहते। और नुकसान इसमें बहुत मेहनत के भी हैं कुछ, तो वो आज एक एक बात करते हैं। तो दोनों पक्ष अपनी जगह अड़े हुए हैं। यूनियन कहती है या वर्कर्स की साइड या एम्प्लॉयज की साइड कहते हैं कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, परमानेंट जॉब खत्म होंगे। एम्प्लॉयर कहता है कि मेरे पर सैलरी का बहुत बर्डन बढ़ जाएगा, जो आपने 50% अलाउंसेस कर दिए, पहले मैं 30% 20% पे काम करता था, अब आप 50% कर रहे हैं तो मेरे ऊपर बर्डन बहुत बढ़ जाएगा, मैं उस सैलरी और वेज स्ट्रक्चर के लिए अभी तैयार नहीं हूं, मुझे टाइम दीजिए, पहले मैं उसे ठीक कर लूं तब इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। तो ये एक बड़ा रीजन है जिसको लेकर के बहुत सारे लोग इसको बार बार डिले करने की कोशिश करते हैं। दूसरा रीजन है, अभी तक बहुत सारे राज्य सरकारों ने जो इनके रूल्स इंप्लीमेंटेशन के लिए बनने थे वो नहीं बना पाए। जैसे कि मैंने बात की, हर स्टेट यह कोशिश कर रहा है कि मेरे यहाँ एम्प्लॉयमेंट आने वाले टाइम में और अधिक जनरेट हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म, सोशल मैकेनिज्म, जस्टिस मैं कैसे दे पाऊंगा, उन सब चीजों को अपने माइंड में रख करके स्टेट का रूल बनाने पड़ते हैं। उन रूलों के लिए बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि भारत में बड़ी डाइवर्सिटी है। आप यदि देखें उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट, उत्तर प्रदेश और बिहार में एम्प्लॉयमेंट ना के बराबर है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, महाराष्ट्र में पहले बहुत अच्छी थी, अब एवरेज पर है, और बहुत सारे, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में एक टाइम में, हरियाणा में बड़ी तेजी से एम्प्लॉयमेंट आया, अब हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मैं जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठा लूं जिससे मेरे रूल्स में गड़बड़ हो जाए, तो वो उसको बड़ा सोच समझ करके बनाने की कोशिश कर रही है, वो एक बड़ा कारण है। नंबर 3 कारण है कि बार बार स्टेट्स में इलेक्शन आते हैं, तो जो गवर्नमेंट मशीनरी है जो इसको इंप्लीमेंट करेगी, जो इस पर काम करेगी, वो इन इलेक्शन के कामों में लग जाती है। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन यह भी है कि जो वोटर्स हैं उनका इम्पैक्ट इलेक्शन में इन लॉ के अमेंडमेंट से क्या आएगा, इसको असेस करते में जो गवर्नमेंट है वो खुद डरती है कि कहीं ये मेरे अगेंस्ट ना चले जाएं, तो मैं ऐसे टाइम में इनको इंप्लीमेंट करूं जब मेरे पास इनको ठीक से इंप्लीमेंट करने का, इनके बेनिफिट को एम्प्लॉयज को भी, एम्प्लॉयर को दिखाने के लिए सफिशिएंट टाइम हो और मेरे पास मैकेनिज्म फ्री हो, क्योंकि इलेक्शन में जब ड्यूटी लगती है तो इलेक्शन उसमें लग जाते हैं। तो यह 3 बड़े रीजन है जिसकी वजह से ये बार बार डिले होता है। इसके पीछे और बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं मुख्य की बात कर रहा हूं। अब समझते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट इशू क्या क्या है, क्योंकि जिन इशू को लेकर के लोग बात करते हैं वह समझना बहुत जरूरी है। डिले किसी भी कारण से हो, लेकिन इंपॉर्टेंट इशू कवर होने चाहिए। नंबर 1 सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें कंटिन्यूअस प्रोविजंस हैं, जो इसमें बाधा डालने वाले प्रोविजंस हैं, जिनकी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी बहुत ज्यादा है, उन पर बहुत कोशिश है। इसमें 3 चीजें हैं। नंबर 1 वेज की डेफिनेशन। पहले वेज की डेफिनेशन ईएसआई एक्ट में अलग थी, प्रोविडेंट फंड में अलग थी, ग्रेचुटी में अलग थी, मिनिमम वेज में अलग थी, इक्वल रेम्यूनरेशन में अलग थी, लेकिन अब वह सब मिला करके एक कर दी। नंबर 1। दूसरा, आपने अलाउंसेस पर कैप लगा दिया कि भाई 50% से ज्यादा यदि अलाउंस होंगे तो 50% पीएफएबल सैलरी होना बहुत कंपलसरी है। तो उस पर एडिशनल बर्डन एम्प्लॉयर पर आ रहा है, क्योंकि वो पहले केवल 20 से 40% तक, जो बहुत प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर थे वो 40% तक बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस रखते थे, 60% अलाउंस रखते थे, और जो मॉडरेट थे या जो लेबर लॉ में बेनिफिट लेना चाहते थे वो 20% पर काम चला रहे थे, कहीं कहीं तो इससे भी कम था। तो वो एक बड़ा बर्डन एकदम से आएगा, इसीलिए एम्प्लॉयर इसको डिले से लाना चाहता है। नंबर 2 है, जो एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारी टेक होम सैलरी कम ना हो। जब गवर्नमेंट बना रही है
और वो कम भी हो तो लेकिन हमें बेनिफिट पूरा मिले, तो वो चाहती है कि जो आज के हैं वो लागू हो जाए। तो यह दोनों के बीच बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। अभी एक्ट या कोड्स नोटिफाइड नहीं हुए हैं, इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों के मन में अपना अपना इंटरेस्ट पहले आ गया है, इसलिए ये बड़ा टाइम लगने का कारण है। नंबर 2 जो इशू है वह है फ्लेक्सिबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट। ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉइज एसोसिएशंस के मन में यह बात घर कर गई है कि अब सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन को बड़ा करने के लिए जो इंटरनेशनल कंपटीशन है, जैसे चाइना में लेबर लॉ बहुत कम है तो वहां लेबर कॉस्ट बहुत कम आती है, और हमारे यहाँ लेबर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा है और प्रोडक्टिविटी रेशियो कम है। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी की है, उसको फोकस नहीं करके हम लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जो मेरे काम पर आया उसकी प्रोडक्टिविटी और उसका एम्प्लॉय एंगेजमेंट मुझे 80% से कम ना हो। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो गया है कि 80% लोग पब्लिक सेक्टर में काम नहीं करते, केवल 20% लोग काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में 50% काम करते हैं, 50% डिले करते हैं। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशो और प्रोडक्टिविटी रेशो बहुत लो है, उसके लिए हम अब ये फ्लेक्सिबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक ये बड़ा इशू है जिसको जानना समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी वजह से इसको कैसे टैकल किया जाए, ये जो हमारे चारों कोड हैं उनका महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सबको खुले दिमाग से और अपने स्वधर्म को समझते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी फोकस करनी चाहिए। और जिसकी प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय एंगेजमेंट हाई है उसको एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कहीं नहीं है। प्रॉब्लम किनको है? जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो जगह घेर कर बैठ जाते हैं और फिर वो अननेसेसरी के दूसरे वर्कर्स को भी डिमोटिवेट करते हैं। तो यह एक बड़ा इशू है और इसीलिए एम्प्लॉय एंगेजमेंट और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी की बात, इससे हम सुधारना चाहते हैं। अब कितना सुधरेगा यह समय बताएगा। अदरवाइज एम्प्लॉयर का और सरकारों का फोकस एम्प्लॉय एंगेजमेंट और एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी पर होना चाहिए कि मेरा एम्प्लॉय कितना प्रोडक्टिव है। नंबर 3 पर है हायर अमाउंट ऑफ पेनल्टीज। क्योंकि अभी तक भारत में बहुत सारे इशू ऐसे थे जब लोग लेबर लॉ के इंप्लीमेंटेशन को थर्ड पार्टी से कराते थे, और जितने हमारे कंसल्टेंसी हैं वो अपने तरीके से कुछ और डील करती हैं। वह एक अलग मुद्दा है, सोशल इंजीनियरिंग का मुद्दा है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन लेबर लॉ की कंप्लायंस बहुत कम थी। अब नए कोड में लेबर लॉ सिंप्लीफाई होने से उनको पकड़ा जाना, भले ही हम इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर बना दें, लेकिन उनके पकड़े जाने की संभावना जब रिटर्न भरेंगे तो बहुत ज्यादा है। तो उस पर जो पेनल्टीज की कॉस्ट आ रही है वह बहुत ज्यादा आ रही है, जिसको स्मॉल एंटरप्राइजेस या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स उस पोजीशन में नहीं है कि वो उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। नंबर 2 ये बात है कि जो नॉन कंप्लायंस है उसकी पेनल्टीज और उसकी कॉस्ट कहीं जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या मीडियम स्केल इंडस्ट्री है उसको बंदी की कगार पर तो नहीं ले जाएगा। तो इसीलिए इसको भी लोग बड़े सीरियसली होकर सोच रहे हैं, क्योंकि हमें अभी लॉ की कंप्लायंस की आदत वास्तव में बहुत कम है। हम लॉ को बाईपास करके या लॉ को अंडर द कारपेट करके काम करने के ज्यादा आदी हैं। हमारी जो मॉरल वैल्यूज हैं, हमारी जो सोशल वैल्यूज हैं, हमारी जो इथिकल सिस्टम है, मेरे जो खुद इंडिविजुअल प्रिंसिपल हैं, वो अभी वो नहीं है जो एक अच्छे राष्ट्र में अच्छे नागरिकों को लाने चाहिए। हम मौका मिलते ही कुछ और सोचने लगते हैं, इसीलिए यह इशू अब बड़ा नजर आने लगा है। इम्पैक्ट कितना होगा आज वो असेस नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश ये है कि ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का लेवल इन कोड के आने के बाद एम्प्लॉयर की साइड से भी और एम्प्लॉय की साइड से भी बढ़े। तो यह एक बड़ा मुद्दा है जिसको दोनों पक्ष बड़ी सावधानी के साथ असेस कर रहे हैं। नंबर 4 है, यह एक
बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जो material aspect of implementation of labor codes have been left to notifications to be issued by the government from time to time. इसमें बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आगे के नोटिफिकेशंस पे छोड़ दी गई हैं, इसलिए लोगों को डर लग रहा है कि वो नोटिफिकेशन क्या आएंगे। तो जो क्लैरिटी का अभाव है, जो स्पष्टता है, जो लोगों के मन में स्पष्टीकरण होना चाहिए था, वह शंका में बदल गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इशू, बहुत इंपॉर्टेंट इशू ऐसे हैं जिनका क्लैरिफिकेशन का नोटिफिकेशन बाद में होगा। तो लोगों के मन में शंका घर कर गई है, उसको लोग बाग अदरवाइज सोचने लगे हैं। जो मैं अभी कह रहा था कि हमारे यहाँ जो सोशल इश्यूज हैं वह हमारी इंडस्ट्री में घुस जाते हैं, और हमारे सोसाइटी के प्रिंसिपल्स, इथिक्स और हमारे वैल्यू सिस्टम, वो सब हमारे इंडस्ट्री को कहीं से कहीं ले जाते हैं। तो हम ये चीजें कंपैरिजन तो कर रहे हैं विदेशों से, जहां ये चीजें बहुत अच्छी हैं, और हम इंप्लीमेंट अपने यहाँ करेंगे तो जो हमारे यहाँ का मॉरल वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज हैं, इथिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो कुछ और हैं। वो चाहे एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो। जो मैंने अभी प्रोडक्टिविटी की बात की, अभी एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात की, वो एम्प्लॉय के लेवल पर है, और नॉन कंप्लायंस ऑफ लेबर लॉज वो एम्प्लॉयर के लेवल पर है। तो दोनों लेवल में डर घुस गया है। नंबर 5 बात करते हैं, रिडक्शन इन परमानेंट जॉब्स। जो एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एम्प्लॉयज एसोसिएशंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, या जो वर्कर्स हैं, उनके दिमाग में यह बात घर कर गई है कि आने वाले टाइम में परमानेंट जॉब लगभग 10 से 15% रह जाएंगे, 20% रह जाएंगे। यह एक बड़ा ही भयानक दृश्य है जो नहीं होना चाहिए। उसका रीजन है कि यदि मेरी प्रोडक्टिविटी हाई है, मेरा बिहेवियर पॉजिटिव है, तो मेरा जॉब क्यों नहीं होगा। तो आदमी अपने आप को इंप्रूवमेंट में नहीं लाना चाहता, अपनी कमियों को दूर नहीं करना चाहता, और लॉ के सहारे उनका बेनिफिट लेना चाहता है। आज यदि वर्तमान में हम देखें तो बहुत सारे वर्कर्स जो लोकल हैं, लोकल को कोई क्यों नहीं लेना चाहता, लोकल एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्यों है? उसका मेन रीजन यह है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट के लोग काम कम और बेकार की बातें ज्यादा करते हैं। इसीलिए हर स्टेट में अपने स्टेट को रूल तो बना दिया कि 80% वर्कर लोकल होंगे, 20% केवल बाहर से ला सकते हैं, वो भी स्किल बेस्ड। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो 20% को भी नहीं रखना चाहते, क्योंकि लोकल जैसे ही मिलता है वो बाहर का इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री में लाने लगता है। मैंने अपने 38 साल के एक्सपीरियंस में यह बात बहुत देखी है, और जो सोसाइटी के मुद्दे हैं वह इंडस्ट्री के मुद्दे बन जाते हैं। जो शहर का, यदि किसी छोटे शहर में एक बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, तो जो छोटे शहर के मुद्दे हैं वो इंडस्ट्री के इशू बन जाते हैं। दूसरा, जो लोकल नेक्सस है वो इंडस्ट्री में अपना हित ढूंढने लगता है, वह अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने की कोशिश करता है, और वो एम्प्लॉयमेंट मिल जाते हैं, और फिर वो एम्प्लॉयमेंट चलता नहीं है। नोएडा में जितनी बड़ी इंडस्ट्री खत्म हुई, उसके पीछे मेन रीजन यही था कि लोकल लोगों ने अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाया, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं किया, जिनकी प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेशियो बहुत कम थी। इसीलिए धीरे धीरे यूपी से इंडस्ट्री बाहर चली गई। तो हमारी प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, लेकिन हम सुलझाना चाहते हैं इन सब चीजों के माध्यम से। कोशिश है, अच्छी कोशिश है, देखते हैं कितना इम्पैक्ट आएगा। तो ये बड़े मेजर इश्यूज हैं जिनको हम इन इश्यूज के सहारे सुलझाना चाहते हैं, और एक इंडस्ट्री को अच्छी ग्रोथ देना चाहते हैं। क्योंकि भारत में जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, तब तक हम इंटरनेशनल लेवल पर ना तो मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव बन पाएंगे, ना क्वालिटी में कॉम्पिटिटिव बन पाएंगे। उसके लिए बड़ा मुद्दा यही है कि आज भारतवर्ष की सैलरी इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। कुछ सेक्टर्स में इंडस्ट्री, इंडियन एम्प्लॉयमेंट बहुत ग्रो भी कर गया है, उन्होंने अपने आप को बहुत बदला है। आप आईटी में देखिएगा, आप यदि किसी और उस इंडस्ट्री में देखिएगा जहां एम्प्लॉयमेंट परमानेंट नहीं है, वहां अच्छी प्रोडक्टिविटी आने लगी है।
एक बात और भी है कि हमारे यहाँ जो सोशल इश्यूज हैं वो इंडस्ट्री में घुस करके, चाहे वो कास्टिज्म का हो, चाहे वो स्टेटिज्म का हो, चाहे वो लोकल वर्सेस आउटसाइडर्स का हो, वह भी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करता है, जिसको भी यहाँ डील करने की कोशिश इनडायरेक्ट वे में की जा रही है। तो ये सब चीजें इन चीजों में घुस गई हैं, जिसकी वजह से इनका इम्प्लीमेंटेशन डिले होता जा रहा है। तो हमने कोशिश की है कि हम इन चीजों को ठीक से समझें, जानें और आगे इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में जल्दी से मदद करें और एक इंडिया में एक अच्छी इंडस्ट्री और वर्क कल्चर को लाएं। अभी वर्क कल्चर में बहुत सारे वो इश्यू आ गए हैं जो नहीं होने चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि आपको यह सब्जेक्ट समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये डेट फिर बढ़ेगी या 1 अक्टूबर से लागू होगी, इस पर आप अपने सजेशन मुझे अवश्य भेजिए। मेरे विचार यदि आपको पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें लिखिए, ताकि हम आपकी बात और लोगों तक पहुंचा सकें। आपका मुझे सुनने का, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत